उसकी फाउंडेशंस रखी गई थी, उसमें सॉवरेनिटी सबसे मेन एलिमेंट था। ये इसने उस कंसेप्ट को चैलेंज कर दिया। इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है क्योंकि वो सॉवरेनिटी की बुनियाद पर और लेजिटिमेसी की बुनियाद पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना दिए गए थे जिनको आज हम इंटरनेशनल लॉ का नाम देते हैं। और ये नहीं है कि ये एक दिन की पैदावार है या 1648 में वो एग्रीमेंट साइन हुआ तो साथ ही वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी एस्टैब्लिश होगी। ये 300 साल 350 साल लगे हैं इस लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को एक इस शक्ल तक पहुंचने में, लेकिन उस लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को एक ही रात में इस तरह चैलेंज कर दिया गया कि उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को मलहूज़े खातर रखते हुए ये अटैक किया। सिर्फ वेनेजुएला पर अटैक नहीं है, ये बाकी वो साउथ अमेरिकन स्टेट्स दीगर यानी चाइना है, रशिया है, वो वहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इन्वॉल्व, उन तमाम को पैगाम है यूएसए ने सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टा, मोहम्मद गद्दाफी का तख्ता उल्टा, और अब इसका तख्ता ये अमेरिका ने जो किया है ये अपने ही बनाए हुए आर्डर को इस आर्डर में बदल कर उसने अपने ही ज़वाल की बुनियादें रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामाईन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ आज मौजूद हैं सरमती, जो कि यूएमटी के बेहतरीन प्रोफेसर हैं और जिनकी हिस्ट्री के ऊपर और वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पॉलिसीज़ के ऊपर एक अच्छी टिप है। आज हम इनसे वेनेजुएला के टॉपिक पर बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं और किस एंगल से देखते हैं यूएसए की पॉलिसीज़ को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, यूएसए ने जो रिसेंटली वेनेजुएला पर अटैक किया है, क्या ये ठीक अटैक था या नहीं? देखें जी, इसके एक तो मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि ठीक है या नहीं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ये उसके फाउंडेशंस को चैलेंज कर रहा है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो 1648 में वो एस्टेब्लिश हुआ था उसके फाउंडेशंस रखी गई थी, उसमें सॉवरेनिटी सबसे मेन एलिमेंट था। ये इसने उस कंसेप्ट को चैलेंज कर दिया। 1648 के अंदर स्टेट सिस्टम आता है जिसमें ये कहा जाता है कि एक स्टेट दूसरी पर अटैक नहीं करे। तो जो यूएसए ने अटैक किया है, क्या आप इसको मानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है? और ऑफ कोर्स ये उस इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है क्योंकि वो सॉवरेनिटी की बुनियाद पर और लेजिटिमेसी की बुनियाद पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना दिए गए थे जिनको आज हम इंटरनेशनल लॉ का नाम देते हैं। इंटरनेशनल लॉ बनाया गया और उसके बाद मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत, जिसके तहत दूसरी स्टेट्स यानी एक नेशन स्टेट्स सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ और वो मुख्तलिफ मराहल से गुजरता हुआ इधर तक पहुँचा। ये नहीं है कि ये एक दिन की पैदावार है या 1648 में वो एग्रीमेंट साइन हुआ तो साथ ही वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी एस्टेब्लिश होगी। ये 300 साल 350 साल लगे हैं इस लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को एक इस शक्ल तक पहुँचने में, लेकिन उस लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को एक ही रात में इस तरह चैलेंज कर दिया गया कि उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। उस इंटरनेशनल लॉ को, उस कंसेप्ट को जो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट था जिसकी बुनियाद पर ये खड़ा हुआ था ये लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, वो लेजिटिमेसी का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को, यानी जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के जो बुनियादी तमाम प्रिंसिपल्स हैं उन तमाम प्रिंसिपल्स को ख़ातर में ना लाते हुए अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को मलहूज़े खातर रखते हुए ये अटैक किया। आपको क्या लगता है किन वजूहात की बिना पर यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया? उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये है कि अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन रखना चाहता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसने रिसेंटली यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है उसमें इस चीज़ को वाज़े किया है कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर किसी बैरूनी ताकत को वो इंटरवीन नहीं करने देगा। तो इस वजह से जो है वो एक तो सबसे पहली वजह जो है वो अमेरिकन सुप्रीमेसी है। दूसरी इसकी वजह डेफिनेटली तो आमतौर पर बात हो रही है वो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। वेनेजुएला में ऑयल रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा सिल्वर है, कॉपर है, वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला पर अटैक नहीं है, ये बाकी वो साउथ अमेरिकन स्टेट्स और दीगर स्टेट्स जो वहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, दीगर यानी चाइना है, रशिया है, वो वहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इन्वॉल्व हो रही हैं, उन तमाम को पैगाम है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी उन पर भी हमारी दस्तरस, हमारा पहला राइट है और हमारी सुप्रीमेसी है, और हमारी इजाज़त के बगैर या हमारे जो है वो जो हमारे इंटरेस्ट को टारगेट करके कोई दूसरी स्टेट अपने इंटरेस्ट को नहीं परसू कर सकती। और ये पेट्रो डॉलर का क्या कॉन्सेप्ट है? पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट ये है कि एनर्जी रिसोर्सेज को 1970s में हेनरी किसिंजर जो कि अमेरिका का उस वक्त का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था प्रेसिडेंट निक्सन के साथ, उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को
डॉलर के साथ एसोसिएट इस तरह किया कि उसने उस वक्त की जो मेजर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री थी सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट किया कि आप जो डॉलर जो ऑयल की ट्रेड करेंगे वो डॉलर्स में करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आया। जब वो ग्लोबल करेंसी बना तो दुनिया के जो तमाम ममालिक के जो रिजर्व्स हैं वो अब डॉलर में रखे जाने लगे। तो उसका क्या फ़ायदा अमेरिकन इकानमी को हुआ कि डॉलर की अहमियत बढ़ गई। अब उसको डिफरेंट औकात में मुख्तलिफ ममालिक में चैलेंज किया गया। जैसे सद्दाम हुसैन ने उसको 2000 में उसके ख़िलाफ़ बयान दिया कि हम यूरो में जो है वो ऑयल की जो है वो ट्रेड करेंगे। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने चैलेंज किया तो उन दोनों का तख्ता उलट दिया गया। 2000 में उसने चैलेंज किया, 2003 में उसको हटा दिया गया। उसके बाद मुअम्मर कज़ाफ़ी ने उसको चैलेंज किया तो उसको भी हटा दिया गया। अभी जो वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट था उसने भी इस चीज़ को चैलेंज किया था और वो रशिया और चाइना के साथ एग्रीमेंट कर रहा था जिसमें वो रशिया को रबल में और चाइना को युआन में वो ट्रेड करने के ऑयल ट्रेड की वो मामलात वो चला रहा था, इस पर बात कर रहा था, नेगोशिएशंस कर रहा था। तो जब यानी ये एक और चैलेंज आया तो उसी तरह जैसे अपनी हिस्ट्री को रिपीट करते हुए जिस तरह यूएसए ने सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टा, मुअम्मर कज़ाफ़ी का तख्ता उल्टा और अब इसका तख्ता मतलब कि ये जितना ड्रामा यूएसए ने किया है, आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने डॉलर को चैलेंज किया ट्रेड के लिए तो यूएसए ने उनके गवर्नमेंट्स के तख्ते उलट गए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर था, लेकिन ये एक उन तमाम एस्पेक्ट्स में एक बड़ा डोमिनेंट एस्पेक्ट था जिसकी वजह से ये पॉलिसी इख्तियार की गई थी अमेरिका की तरफ। सो क्या आप ये समझते हैं कि किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को उसके घर से जाके उठाना उसकी वाइफ के साथ, ये किसी भी इंटरनेशनल ऑर्डर या इंटरनेशनल नॉर्म के साथ मैच करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। ये जो है इस इंटरनेशनल आर्डर से पहले शायद कभी तारीख़ में कॉलोनियलिज़म के पीरियड में या अम्पायर्स के पीरियड में शायद किसी वक्त में हुआ हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता होता। इस लिबरल इंटरनेशनल आर्डर की जो बुनियाद है वो भी इन्हीं चीज़ों पर रखी गई थी कि सॉवरेंटी को और किसी दूसरे स्टेट के मामलात को, इंटरनल एक्सटर्नल मामलात को कोई दूसरी स्टेट, चाहे वो पावरफुल हो चाहे वो जैसे भी हो, वो इंटरवीन नहीं कर सकती कोई दूसरी स्टेट। इसलिए ये जो मामला हुआ है ये सॉवरेंटी के असूलों के बिल्कुल बरक्स है। लिबरल इंटरनेशनल आर्डर के, लेजिटिमेसी के, इंटरनेशनल लॉज के, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके बिल्कुल बरक्स हुआ है। लिहाजा इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक लिबरल इंटरनेशनल आर्डर की डिफीट का टाइम है। एंड व्हेन दैट इज़ व्हाई वी कैन से दैट वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। आप कहना चाहते हैं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर से हम डिसऑर्डर की तरफ रुख हो रहे हैं? जी बिल्कुल, डिसऑर्डर की तरफ इस वजह से मैं ये कहूँगा क्योंकि इस एक्ट के बाद ये दुनिया की सुपर पावर ने ये एक्ट किया है और उसने जो कि उस स्टेट ने ये एक्ट किया है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थी इस लिबरल इंटरनेशनल आर्डर को सिक्योर करने की, उसी ने इसको चैलेंज किया है और उसने एक नया आर्डर सामने लेके आया। एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन माइट इज़ राइट। और ये इस वजह से ही मैं इसको वर्ल्ड डिसऑर्डर कहूँगा कि इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अहमियत ख़त्म हो गई है और उसकी जगह पे माइट इज़ राइट एक नए रूल के तौर पर सामने है। तो क्या आपको लगता है कि जो यूएसए ने वेनेजुएला के साथ किया है सेम अब चाइना और रशिया को इस चीज़ की ओपन ग्राउंड मिल गई है कि वो भी दूसरी कंट्रीज़ पर अटैक करें? देखिए, चाइना और रशिया का जो बिहेवियर है वो उसको आप इस एंगल से नहीं देख सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो अमेरिका इज़ द सुपर पावर, चाइना ठीक है, चाइना भी इंक्लूड होती है सुपर पावर में, लेकिन रशिया उसमें इंक्लूड नहीं होती। रशिया जो यूक्रेन के साथ उसके मामला चल रहे हैं, जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, वो आप इस तरह नहीं देख सकते कि उसने इस तरह का कोई अटैक किया हो कि उसने इंटरनेशनल आर्डर को उसने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हों या उस नॉर्म्स को वो ठीक है, वो वार होती है, वार इज़ द फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, उसमें वो मामलात हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने इंटरनेशनल आर्डर को चैलेंज करने की कोशिश किया है। वार्स इंटरनेशनल इसी इंटरनेशनल आर्डर में चलती आ रही हैं। लेकिन जो है वो चाइना का तो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है। चाइना हैज़ acted as a responsible state since its emergence as a powerful state in the
इकनॉमिक स्फीयर जो कि उसने आगाज़ किया 1970s और 80s में, उसकी इकानमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू, उसके बाद से उसने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर एक्ट किया है इंटरनेशनल सिस्टम में। उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें इंटरनेशनल नॉर्म्स को डिस्टर्ब करने की बात की हो। वो इस वक्त भी बड़ा रिलक्टेंस था उसको कैटेगोरिकली उसको कंडेम करने में। लिहाजा आप इसको ये नहीं कह सकते। इट वाज अ मैसेज फॉर, यानी द यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला वाज अ मैसेज फॉर रशिया एंड चाइना, नॉट इन अ वे कि वो भी अटैक करें अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, बट इन अ वे कि अगर उन्होंने यूएस के इंटरेस्ट को चैलेंज किया तो उसको हार्श तरीके से यूएस डील करेगा। सो यूएस और चाइना क्या, यूएसए का ये पैगाम तो ज़रूर है, लेकिन इस तरह नहीं है कि चाइना और रशिया अब अटैक करने जा रहे हैं। क्या आपको इस चीज़ का आइडिया है या लगता है आपको ऐसा कि यूएसए नेक्स्ट अटैक क्यूबा के ऊपर या कोलंबिया पे या ईरान पे करेगा, जैसे कि ट्रम्प बयान दे रहा है आपने? देखिए, ईरान का तो मैं बिल्कुल निकाल दूंगा इससे। ईरान के ऊपर ईरान के ऊपर यूएसए इस वक्त अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यूएसए का इस वक्त फोकस जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर है, जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में आ गया है। तो ईरान को तो मैं ये नहीं कहता कि ईरान के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं होगा। ईरान के ऊपर हो सकता है, लेकिन मुस्तकबिल करीब के अंदर, नियर फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी इसकी अभी कम है। जहाँ तक कोलंबिया और क्यूबा का तल्लुक़ है, बिल्कुल उनके ऊपर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों जो मेजर रीजंस हैं, एक अमेरिकन सुप्रीमेसी इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्यूबा में भी अवेलेबल हैं जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, कोलंबिया में भी अवेलेबल हैं, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से उनके ऊपर अटैक की पॉसिबिलिटी को मैं डिनाई नहीं करूँगा। आप इस सारे इशू को, इस सारे मामलात को जो यूएस से एक्ट कर रहा है, किस निगाह से देखते हैं? क्या कंक्लूजन निकाला आपने? इसका कंक्लूजन यही है जी कि माइट हैज़ इमर्ज्ड एज द राइट। आप न्यू डिसऑर्डर में एंटर हो चुके हैं, जिसमें जो पुराने जो कंसेप्ट्स थे, जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स थे लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के, उनको चैलेंज किया जा रहा है, और चैलेंज उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है, उन स्टेट्स की तरफ से किया जा रहा है जो स्टेट्स इस सिस्टम के प्रोटेक्टर थे, उसको सिक्योर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन पर थी। तो जब कोई भी स्टेट या कोई भी पावर अपने ही बनाए हुए रूल्स को चैलेंज करना शुरू कर देती है, वो उसका ज़वाल का आगाज़ होता है। तो ये अमेरिका ने जो किया है, ये अपने ही बनाए हुए आर्डर को डिसऑर्डर में बदल कर उसने अपने ही ज़वाल की बुनियादें रख दी। सर ने क्या कमाल की बात की है कि यूएसए ने अपनी ही ज़वाल की बुनियादें रखी। इंशाल्लाह नाज़रीन, हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे यूएसए के ज़वाल के ऊपर, यूएसए के डाउनफॉल के ऊपर। क्या नियर फ्यूचर में यूएसए का डाउनफॉल होगा या नहीं? अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।